दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और मैं आपके सामने एक बार फिर से शर्लक होम्स की बहुत मशहूर कहानी लेकर आया हूं, जो कहानी है द एडवेंचर ऑफ द एम्प्टी रूम, यानी खाली कमरे का रहस्य। तो आइए मेरे साथ इस कहानी को सुनते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछली कहानी यानी आखिरी सवाल में बताया था कि ये शर्लक होम्स की शायद आखिरी कहानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वो कहानी थी जिसमें सर आर्थर कोनन डॉयल ने शर्लक होम्स को मार दिया था, क्योंकि शर्लक होम्स उनका एक काल्पनिक कैरेक्टर था, लेकिन वो इतना मशहूर हुआ जितना कि लेखक भी नहीं। इसलिए गुस्से में इस कहानी में उन्होंने शर्लक होम्स को मारा, लेकिन पब्लिक की ज़बरदस्त डिमांड से मजबूर होकर दोबारा से सर आर्थर कोनन डॉयल को शर्लक होम्स को ज़िंदा करना पड़ा। तो कैसे ज़िंदा हुआ, उसकी कहानी ये आप सुनेंगे इस कहानी में। तो बने रहिए मेरे यानी जावेद अख्तर के साथ, ओनली ऑन जज्बातों का जहां विद मी। सन 1894 के वसंत का वक्त था, लेकिन सारे लंदन की फैशन परस्त दुनिया माननीय रोनाल्ड एडियर की अननेचुरल और अजीब सी सिचुएशन में हुई मौत से दुखी थी, और इसमें बहुत इंटरेस्ट भी ले रही थी। पुलिस की छानबीन में इस गुनाह के जो भी ब्यौरे सामने आए, पब्लिक उनको पहले से ही जान चुकी थी। इसमें से बहुत कुछ दबाया भी जा चुका था, क्योंकि अभ्यूजन का मुकदमा इतना मजबूत था कि सभी फैक्ट्स को सामने लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब केवल 10 सालों के बाद मैं उन खोई हुई कड़ियों को ला रहा हूँ जिनसे मिलकर एक बेहतरीन चेन बनेगी। ये गुनाह अपने आप में ही इंटरेस्टिंग था, मगर मेरे लिए ये इंटरेस्ट उस अविश्वसनीय परिणाम की तुलना में कुछ भी नहीं थी। इस इंसिडेंट ने मेरे बहादुर जीवन में मुझे एक गहरा धक्का और हैरानी से भर दिया। अभी भी इतना वक्त बीत जाने के बाद मैं इसके बारे में जब भी सोचता हूँ तो मुझे खुशी, हैरानी और अविश्वास की एक बाढ़ सी नज़र आती है, जिसमें मेरा मन डूब जाता है। मुझे लोगों को ये बताना है कि जिस वंडरमैन के कामों और ख्यालों को मैंने पेश किया है, लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है। मुझे इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा कि मैंने उनको अपनी जानकारियों में हिस्सेदार नहीं बनाया, क्योंकि ये मेरा पहला फ़र्ज़ था और ऐसा करने के लिए मुझे होम्स ने खुद ही मना किया था। अभी पिछले महीने की 3 तारीख को ही उन्होंने मुझे इस परेशानी से आज़ाद किया था। इस चीज़ की इमेजिनेशन की जा सकती है कि शर्लक होम्स के साथ मेरी बहुत गहरी दोस्ती ने मेरा इंटरेस्ट गुनाह की उस दुनिया में बहुत ज़्यादा कर दिया था। उसकी गैर मौजूदगी में लोगों के सामने आने वाली कई तरह की परेशानियों को ध्यान से सुनने और समझने में मैं कभी भी फेल नहीं हुआ। यहाँ तक कि कई बार खुद की सेटिस्फेक्शन और सॉल्यूशन के लिए मैंने उन तरीकों का इस्तेमाल भी किया। हालांकि मैं सफलता से दूर ही रहा, लेकिन एडियर की त्रासदी के अलावा उनमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसने मुझे इम्प्रेस किया। इसकी जांच के सबूत मुझे किसी ऐसे आदमी या अनजाने आदमियों के खिलाफ ले गए जिन्होंने जानबूझकर हत्या की थी। शर्लक होम्स की मौत से समाज को जो नुकसान हुआ था, उसे मैंने इतनी शिद्दत से महसूस किया जितना कि पहले कभी नहीं किया था। इस अजीब से मामले में इस तरह के कई पहलू थे जिनका मुझे यकीन था कि वो ख़ास तौर से लुभाते, और वो पुलिस की मदद भी कर रहे होते, या जहाँ तक मुमकिन है कि यूरोप के फर्स्ट ट्रेंड क्रिमिनल एजेंट के प्रेजेंट ऑफ माइंड का पहले से ही पता लगा पाते। जब मैं सारे दिन घूम रहा था, तब मेरे दिमाग में वो केस भी चक्कर काट रहा था, लेकिन मुझे उसका कोई भी उचित हल नहीं मिला। कहानी को दोहराने के जोखिम से बचने के लिए मैं इसके फैक्ट को शॉर्ट में ही दोहराऊंगा, क्योंकि वो लोगों को जांच के परिणाम के रूप में पहले से ही पता है। माननीय रोनाल्ड एडियर मैनूथ के अर्ल के दूसरे बेटे थे, जो ऑस्ट्रेलिया के उपनिवेशों में से एक के गवर्नर थे।
एडियर की मां को ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटना पड़ा क्योंकि उन्हें मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना था। वो अपने बेटे रोनाल्ड और बेटी हिल्डा के साथ 427 पार्क लेन में ही रहती थीं। ये युवा समाज के संभ्रांत लोगों के बीच में ही उठते बैठते थे और इनकी ना तो किसी के साथ दुश्मनी थी और ना ही इनमें कोई खास गंदी आदतें थीं। इनकी सगाई क्राइस्टचर्च की मिस एडिथ वुडले के साथ हुई थी, मगर कुछ ही महीनों पहले उनके आपसी समझौते से ये सगाई टूट गई थी। इस घटना ने अपने पीछे किसी तरह के इमोशनल निशान भी नहीं छोड़े थे। चूंकि इनकी आदतें और नेचर इमोशनल नहीं था, इसलिए इनका बचा हुआ जीवन छोटी और रूढ़िगत सामाजिक सोच के साथ ही गुजरता था। ऐसा होने पर भी इस आराम से जिंदगी जीने वाले आदमी की अजीब और अननेचुरल मौत 30 मार्च 1894 को रात 10 और 11:20 के बीच हो गई। रोनाल्ड रेडियर को ताश खेलने का शौक था, पर वो ऐसे दांव नहीं लगाता था जिससे उसे नुकसान हो। वो बैंडविन, कैवेंडिश और बैंकटेल ताश क्लबों का मेंबर था। ये पता चला कि अपनी मौत वाले दिन खाना खाने के बाद उसने आखिर वाले क्लब में ताश भी खेला था। वहीं पर उसने दोपहर को भी ताश खेला था। इसके गवाह वही लोग थे जिन्होंने उसके साथ ताश खेले, जैसे मिस्टर मरे, सर जॉन हार्डी और कर्नल मोरान। इन्होंने बताया था कि खेल बराबरी पर ही छूटा। एडियर अधिक नहीं, शायद 5 पाउंड ही हारे थे। उसकी तकदीर ने इसका साथ दिया और इतने नुकसान से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो करीब करीब हर रोज़ किसी एक या दूसरे क्लब में ताश ज़रूर खेलता था और अक्सर जीत ही उठता था। सबूत से ये भी जानकारी मिली थी कि कर्नल मोरान का पार्टनर बनकर उसने कुछ ही हफ्ते पहले एक बैठक में 420 पाउंड ग्राडफ्रे गिलरे मिलनर और लॉर्ड वॉलमोर से जीते थे। उसकी मौत के बाद की छानबीन से उसका इतना ही इतिहास पता चला था। जिस दिन हत्या हुई उस दिन वो क्लब से रात को 10 बजे ही लौटा था। उसकी माँ और बहन उस शाम किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी। वहाँ मौजूद नौकरानी ने बताया कि उसने एडियर को दूसरी मंजिल पर सामने वाले कमरे में घुसते हुए देखा, जिसको नॉर्मली वो अपने बैठक के रूप में ही इस्तेमाल करता था। उस नौकरानी ने आतिशदान के जलाए जाने की आवाज़ भी सुनी और धुआं होने पर उसने खिड़की खोल दी। 11:20 तक, जब तक मैडम मैनूत और उसकी बेटी वापस नहीं आई, उसने कोई भी आवाज़ नहीं सुनी। गुड नाइट कहने की चाहत से उसने अपने बेटे के कमरे में घुसने की कोशिश की, पर कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद था और उसकी आवाज़ देने और थपथपाने पर भी भीतर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरों की मदद लेकर दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोला गया। वो बेचारा युवक टेबल के पास पड़ा हुआ था। रिवॉल्वर की गोली से उसके सिर के चिथड़े उड़ गए थे, लेकिन कमरे में किसी तरह का कोई हथियार नहीं मिला। टेबल पर 10 पाउंड और 17 पाउंड के सोने और चांदी के कीमत वाले बैंक नोट पड़े थे और ये सारा धन छोटी छोटी गड्डियों में था। वहाँ कुछ पर अंक भी लिखे थे और उनके सामने उनके क्लब के कुछ मित्रों के नाम भी थे। इन सब से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि अपनी मौत से पहले वो ताश के खेल में हुई अपनी हार या जीत का हिसाब लगा रहा था। सिचुएशन को देखने के बाद ये मामला कुछ ज़्यादा ही जटिल लगता था। सबसे पहले तो इस बात का कोई कारण नहीं मिला कि इस युवक ने कमरा अंदर से बंद क्यों कर रखा था। ये भी मुमकिन था कि शायद हत्यारे ने ही ऐसा किया हो और फिर खिड़की से भाग गया हो। कूदने के लिए ये ऊंचाई करीब 20 फीट की थी और नीचे केसर की क्यारियों के मसले जाने और घर से सड़क तक की घास की पतली पट्टी पर कोई भी निशान नहीं थे। इसका मतलब ये था कि इस युवक ने खुद ही दरवाज़ा भीतर से बंद किया था। मगर उसकी मौत कैसे हुई? बिना कोई निशान छोड़े कोई भी खिड़की तक नहीं पहुंच सकता था। मान लें किसी आदमी ने खिड़की से गोली चलाई, तब वो गोली असाधारण ढंग से चली होगी, तभी इसने इतनी घातक चोट पहुंचाई। हालांकि पार्क लेन एक बहुत ही चहल पहल वाली जगह है और इस मकान से 100 गज की दूरी पर ही एक घोड़ा गाड़ी इसका एक स्टैंड भी है। किसी ने भी गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी। फिर भी आदमी तो मरा ही था और रिवॉल्वर से एक गोली भी निकली थी। ये गोली इतनी नुकीली और घातक थी कि इससे कोई भी तुरंत ही मर सकता था। यही था पार्क लेन का रहस्य,
जिसमें किसी भी कारण का अभाव नज़र आ रहा था, क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि युवा कैडियर की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी और इस कमरे से धन और कीमती चीज़ें हटाने की भी कोशिश नहीं की गई थी। सारे दिन मैं इन्हीं फैक्ट्स को अपने दिमाग में उलटता पलटता रहा और किसी ऐसे विचार पर पहुंचने की कोशिश भी करता रहा जो कि उन्हें आपस में मिला सकें। साथ ही साथ मैं कम से कम रुकावट वाली दिशा भी ढूंढता रहा, जिसे मेरा साथी हर एक छानबीन का शुरुआती बिंदु बताता था। मैं ये मानता हूँ कि मैंने इस मामले में बहुत ही कम प्रोग्रेस की थी। शाम को 6 बजे मैं टहलता हुआ पार्क लेन के आखिर में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट तक आ पहुंचा। वहीं फुटपाथ पर कुछ निठल्ले लोग खड़े थे और मुझे वो मकान दिखाकर उस खिड़की की ओर इशारा कर रहे थे। ये वही मकान था जिसे मैं देखने पहले भी आ चुका था। एक लंबा सा पतला आदमी जिसने रंगीन चश्मा लगा रखा था। मेरे हिसाब से वो सादे कपड़ों में कोई जासूस ही था और अपनी ही कोई कहानी सुना रहा था। वो जो कुछ भी कह रहा था वहाँ खड़ी भीड़ उसे सुन रही थी। मैंने उसके पास पहुंचकर उसे सुना। उसकी बात मुझे बिल्कुल बेहुदा लगी, इसलिए मैं कुछ निराश होकर वापस मुड़ा। जैसे ही मैं वापस मुड़ा, मैं ठीक मेरे पीछे खड़े एक बुजुर्ग विकलांग आदमी से टकरा गया और उसकी कई किताबें ज़मीन पर बिखर गईं, जिन्हें लेकर वो कहीं जा रहा था। मुझे याद है जब मैं उन किताबों को उठा रहा था तभी मैंने उसमें से एक टाइटल देखा, वृक्ष पूजन का मूल। और इसने मुझे थोड़ा सा हैरान भी किया था। या तो ये बेचारा पुस्तक प्रेमी है या व्यापारी या शायद शौकिया ही ऐसी दुर्लभ किताबें इकट्ठा कर रहा है। मैंने इस दुर्घटना के लिए उससे माफ़ी मांगी, पर ऐसा लग रहा था कि जिन किताबों के साथ मैंने गलत व्यवहार किया था वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। गुस्से में गुर्राता हुआ वो दूसरी ओर मुड़ गया और मैंने देखा कि उसकी सफ़ेद गलमुच्छें लोगों की भीड़ में कहीं खो गईं। 427 पार्क लेन की मेरी छानबीन, जिसमें कि मेरा भी इंटरेस्ट था, ने अब मेरी समस्या को थोड़ा साफ कर दिया था। इस मकान के चारों ओर एक दीवार और एक रेलिंग थी। इसकी ऊंचाई 5 फीट से अधिक नहीं थी। किसी भी आदमी के लिए इसे फांद कर बगीचे में जाना कोई मुश्किल काम नहीं था, पर खिड़की तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि वहां पानी का पाइप तक नहीं था जिससे कि किसी बहुत तेज आदमी को चढ़ने में मदद मिल सकती। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तब हुई जब मैं वापस कैनस्टिंग पहुंचा। मुझे अपने स्टडी रूम में पहुंचे अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि मेरी नौकरानी ये बताने के लिए आई कि कोई आदमी मुझसे मिलने आया है। तब मुझे हैरानी हुई जब मैंने देखा वो कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा है जो किताबें इकट्ठा कर रहा था और उसके दाहिने हाथ में कम से कम 1 दर्जन किताबें थीं। उसने अपनी टूटती हुई अजनबी आवाज़ में पूछा, आप मुझे देखकर हैरान हैं सर? मैंने हाँ मैं सर हिलाया कि मैं वाकई में चकित हूँ। मेरे पास भी दिमाग है और जब मैंने आपको इस घर में घुसते हुए देखा तब मैं आपके पीछे लंगड़ाता हुआ आ गया। मैंने सोचा कि मैं अंदर आ जाऊं और उस भले आदमी को देखूं और बताऊं। अगर मेरा बर्ताव थोड़ा रूखा था तब भी मेरी मंशा आपको नुकसान पहुंचाने की नहीं थी और आपने जो ये किताबें उठाकर मुझे दी थी मैं उसके लिए आपका एहसानमंद हूँ। मैंने कहा, आपने बहुत तकलीफ़ उठाई। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको पता कैसे चला कि मैं कौन हूँ? जी हाँ सर, मैं आपका ही पड़ोसी हूँ। चर्च स्ट्रीट के कोने पर मेरी किताबों की एक छोटी सी दुकान है और मुझे यकीन है कि आपको वहाँ देखकर मुझे बहुत ही खुशी होगी। आपको वहाँ बड़ा सुकून मिलेगा सर। यहाँ मेरे पास कुछ किताबें हैं जैसे ब्रिटिश बर्ड, द होली वॉर, कैटल्स। आप इन्हें रख सकते हैं। केवल 5 भागों में ही आपकी अलमारी का दूसरा खाना भर जाएगा। पर ये बहुत बिखरी हुई हैं, क्यों, है ना? मैंने अपना सर पीछे की ओर घुमाया और अलमारी की ओर देखा। जैसे ही मैं वापस मुड़ा मैंने देखा कि शर्लक होम्स मेरी पढ़ने वाली टेबल के बगल में खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। मैं तुरंत ही खड़ा हो गया और हैरानी से उसकी तरफ कुछ सेकंड तक देखता ही रहा और मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। ऐसा महसूस मुझे जीवन में पहली और आखिरी बार हुआ था। वाकई मेरी आंखों के सामने धुंधला सा छा गया और जब ये साफ हुआ तब मैंने महसूस किया कि मेरे कॉलर के बटन खोले जा चुके थे और ब्रांडी के माद वाला तीखा स्वाद मेरे होठों पर पड़ा हुआ था। होम्स मेरी कुर्सी पर झुका हुआ था और उनके हाथ में उनका मुखौटा था।
जो आवाज़ मुझे अच्छी तरह से याद थी, उसी आवाज़ में उन्होंने कहा, डियर वॉटसन, मैं तुमसे 1000 बार माफ़ी मांगता हूँ। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि तुम पर इतना ज़्यादा असर होगा। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं रो पड़ा। होम्स, क्या वाकई आप हैं? क्या आप सचमुच जिंदा हैं? क्या ये वाकई मुमकिन था कि आप उस भयानक खाई से बाहर निकल आए हैं? उन्होंने कहा, 1 मिनट रुको, क्या तुम इन बातों को सुन सकने की हालत में हो? मैंने तुम्हारे सामने अचानक आकर तुम्हें धक्का पहुंचाया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर होम्स, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। ओ माय गॉड, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि आप मेरे पास मेरे कमरे में खड़े हैं। मैंने उनकी बाह को कसकर पकड़ा और अपने हाथ के नीचे उनकी पतली पर हट्टी कट्टी बाह को महसूस किया। मैंने कहा, तुम कोई रूह नहीं हो और मैं तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हूँ। बैठ जाओ और मुझे बताओ कि तुम उस भयानक खाई से कैसे बाहर निकले। वो ठीक मेरे सामने बैठ गए और अपने उसी पुराने आराम आराम वाले तरीके से सिगरेट सुलगाई। उसने किताबों के दुकानदार की तरह ही फ्रॉक वाला कोट पहन रखा था, पर उनके बाल सफ़ेद थे और मेज़ पर पुरानी किताबों का ढेर लगा हुआ था। होम्स एक बूढ़े से कहीं अधिक सजा, पर उसकी गरुड़ जैसी इमेज पर एक सफ़ेदी की सी झलक थी, जिससे पता चलता था कि उसका हाल का जीवन स्वस्थ नहीं था। होम्स ने कहा, वॉटसन, मुझे अपने आप को सीधा करने में बहुत मज़ा आ रहा है। एक लंबे आदमी के लिए अपने शरीर को घंटों तक झुकाए रखना कोई मजाक बात नहीं है। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, अपने इस सारे किस्से के साथ क्या अब मैं अपने सामने आने वाली एक कठिन और ख़तरनाक रात के काम के लिए तुम्हारी मदद ले सकता हूँ? उस काम को पूरा करने के लिए शायद ये अच्छा होगा कि मैं तुम्हें सारी सिचुएशन से रूबरू करा दूँ। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और इसे तुरंत सुनना भी पसंद करूँगा। आज रात तुम मेरे साथ चलोगे? तुम जब भी चाहो और जहाँ भी चाहो। ये तो वाकई उन पुराने दिनों की तरह है। चलने से पहले हमारे पास भरपेट खाना खाने का वक्त है और उस खाई वाले झरने से मुझे बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि इसकी वजह बहुत ही सीधी और सिंपल है। मैं इसमें गिरा ही नहीं था। आप इसमें नहीं गिरे? नहीं वॉटसन, मैं इसमें कभी गिरा ही नहीं था। मैंने तुमको जो नोट लिखा था वो बिल्कुल सच था। मुझे इस बात पर शक हो गया था कि मैं अपने पेशे की समाप्ति पर पहुंच चुका हूं। तभी मैंने उस बदशक्ल स्वर्गीय प्रोफेसर मोरियार्टी की झलक देखी, जो कि उस संकरे रास्ते पर खड़ी थी और यह रास्ता सीधा सुरक्षा की तरफ जाता है। मैंने उसकी स्लेटी आंखों में एक मजबूत वजह देखी। मैंने उसके साथ कुछ बातचीत भी की और उसकी सहज अनुमति से एक आदेश भी लिखा, जो कि बाद में तुमको मिला, जिसे मैंने अपनी सिगरेट की डिब्बी और छड़ी के साथ छोड़ दिया था। मैं फिर संकरे रास्ते पर चल दिया। मोरियार्टी अभी भी मेरे पीछे आ रहा था और जब मैं आखिरी छोर पर पहुंचा तो देखा कि मैं एक घाटी पर खड़ा हूं। उसने कोई हथियार नहीं निकाला, पर वो मेरी तरफ दौड़ा और मुझे अपनी लंबी बाहों में जकड़ लिया। वो जानता था कि उसका खेल खत्म हो चुका था और वो केवल मुझसे बदला लेना चाहता था। हम ऊपर झरने के किनारे एक साथ गुत्थें लड़खड़ा रहे थे। मुझे जापानी कुश्ती की कुछ जानकारी है, जो कि कई बार मेरे काम भी आ चुकी है। मैं किसी तरह उसकी पकड़ से बाहर आ चुका था, पर वो एक तेज़ चीख के साथ मुझ पर पागलों की तरह कुछ देर ठोकर मारता रहा और हवा में अपने पंजे लहराता रहा। उसकी इन सारी कोशिशों के दौरान वो अपना बैलेंस ना बना सका और नीचे खाई में गिर गया। ऊपर किनारे से मैंने देखा कि वो काफ़ी नीचे तक गिरता चला गया और फिर एक चट्टान से टकराया, उछला और नीचे गहरे पानी में गिर गया। मैंने इस कहानी को हैरानी के साथ सुना, जो कि होम्स ने अपने सिगरेट के कश लेते हुए मुझे सुनाई। मैं ज़ोर से चीखा, पर वो पैरों के निशान जिन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा था, जो कि रास्ते पर सिर्फ जाने के ही थे, वो वापस नहीं लौटे। वो इस तरह हुआ कि जब प्रोफेसर गायब हो गया, तब मैंने सोचा कि किस्मत ने मुझे कितना बेहतरीन मौका दिया है। मैं जानता था कि मोरियार्टी ही वो अकेला शख्स नहीं था जिसने मेरी मौत की कसम खाई थी। वहाँ कम से कम 3 और भी लोग थे जिनकी मुझसे बदला लेने की चाहत और भी बढ़ जाएगी,
जब वो जानेंगे कि उनके नेता की मौत हो चुकी है। वो सब बहुत ही खतरनाक आदमी हैं। उनमें से कोई एक मुझे ज़रूर ढूंढ लेगा और दूसरी तरफ दुनिया मान चुकी होगी कि मेरी मौत हो गई। इस तरह वो निश्चिंत हो जाएंगे। वो लोग खुद ही सामने आ जाएंगे और कभी ना कभी मैं उन्हें ख़त्म कर दूंगा। तभी उस ऐलान का समय आएगा कि मैं अभी ज़िंदा हूँ। इसलिए मेरे दिमाग ने तेज़ी से काम किया और मुझे लगता है कि जब तक प्रोफेसर मोरियार्टी नीचे रेंच बाग झरने में पहुंचा होगा, उतनी ही देर में मैंने इस पर सोच लिया था। मैं खड़ा हुआ और अपने पीछे उस चट्टान वाली दीवार को देखा, तुम्हारे उस सजीव चित्रण के साथ वो विवरण जिसे मैंने कुछ महीनों बाद पढ़ा था और जिसमें तुमने इस बात पर जोर दिया था कि दीवार बिल्कुल ही सीधी और सपाट थी। पर यह बात पूरी तरह से सही नहीं थी। दीवार पर कहीं कहीं पैर टिकाने के लिए अपने आप छोटे छोटे खांचे बन गए थे। वो चट्टानी चढ़ाई बिल्कुल इम्पॉसिबल सी मालूम पड़ती थी और इसलिए गीले रास्ते के बगल से गुजरते हुए मेरे पैरों के निशान का मिलना भी इम्पॉसिबल था। ऐसा हो सकता था कि मेरी वापसी के मेरे जूतों के निशान तुम्हें मिल जाते, पर तीन तीन जोड़ी पैरों के एक ही दिशा में जाते निशानों ने वाकई एक धोखा पैदा कर दिया होगा। एक चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मैंने ऊपर चढ़ने का जोखिम उठाया। वॉटसन, इस काम में कोई मज़ा नहीं आ रहा था। नीचे झरने के गरजने की आवाज़ आ रही थी। मैं कोई इमेजिनेशन व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मुझे उस खाई में मोरियार्टी की मुझ पर चीखने की आवाज़ महसूस हो रही थी। एक छोटी सी गलती मेरे लिए खतरा बन सकती थी। कई बार मेरे हाथों में घास का गुच्छा आया या मेरा पाँव भीगे हुए चट्टानी खांचों से फिसला और मुझे लगा कि मैं गया। पर मैंने ऊपर चढ़ने के लिए स्ट्रगल किया और कई फीट नीचे की चट्टान पर पहुंच गया, जो कि मुलायम हरी काई से भरी हुई थी और जहां मैं दिखाई ना देकर बहुत ही आराम की हालत में लेट सकता था। मैं वहीं लेटा हुआ था जहां डियर वॉटसन, तुम और तुम्हारे बहुत से साथी बहुत ही दयनीय तरीके से मेरी मौत की सिचुएशन की छानबीन कर रहे थे। आखिर में जब तुम सभी ने अपनी कभी ना बदलने वाली गलत धारणा को बना लिया और तुम वापस होटल चले आए, तब भी मैं वहीं अकेला पड़ा रहा। मैंने सोचा कि मैं अपने रोमांचकारी कारनामों की एंडिंग पर पहुंच चुका हूं, लेकिन एक बिना उम्मीद वाली घटना ने मुझे दिखाया कि अभी भी मेरे लिए कुछ हैरानजनक बातें बाकी हैं। तभी एक बड़ी सी चट्टान ऊपर से गिरी और मेरे पीछे ज़ोर की आवाज़ करते हुए रास्ते पर टकराई और फिर उछलकर झरने में गिर गई। एक मिनट के लिए तो मुझे लगा कि एक दुर्घटना थी, पर अगले ही पल मुझे अंधेरे आसमान की तरफ एक आदमी का सिर दिखाई पड़ा और फिर दूसरा पत्थर वहीं पर गिरा जहां मैं लेटा हुआ था। इस पत्थर से मेरे सिर की दूरी सिर्फ 1 फीट की ही थी। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, मोरियार्टी अकेला नहीं था, इसका पूरा गिरोह था। और यहाँ तक कि एक झलक ने ही मुझे दिखा दिया कि इस आदमी का गिरोह कितना खतरनाक है। जब प्रोफेसर मुझ पर हमला कर रहा था तो उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ एक गार्ड भी था। बहुत दूर से वो मुझे दिख नहीं रहा था, पर वो अपनी साथी की मौत और मेरे बचे रहने का भी गवाह था। उसने थोड़ा इंतज़ार किया और फिर ऊपर चट्टान का चक्कर लगाने की भी कोशिश की, जो कि उसका साथी नहीं कर सका था। वॉटसन, मैंने इस बारे में बहुत देर तक नहीं सोचा। फिर मैंने ऊपर पहाड़ी पर एक कठोर चेहरे वाले को देखा। मैं समझ गया कि वो दूसरा पत्थर उठाने ही वाला था। मैं रास्ते पर रेंगता हुआ आगे बढ़ा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं ये कठिन काम होशो हवास में कर रहा हूँ। मेरे लिए उठ पाना काफ़ी कठिन था, पर मेरे पास खतरे की बात सोचने का भी वक्त नहीं था कि तभी एक दूसरा पत्थर मेरे पीछे आ गिरा और मैं उस खांचे को पकड़ किनारे की तरफ हाथों के बल लटक गया। आधी दूरी तक मैं फिसलता रहा, पर भगवान की कृपा से मैं रास्ते पर आ गया। मेरे शरीर से खून बह रहा था और कपड़े भी फट गए थे। मैं पहाड़ में करीब 10 मील तक अंधेरे में भागता रहा और एक हफ्ते के बाद मैं इस विश्वास के साथ फ्लोरेंस पहुंचा कि दुनिया में अब कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे केवल अपने भाई माइक्राफ्ट पर ही भरोसा था। डियर वॉटसन, तुम मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ये इतना ज़रूरी था कि इस दुनिया को पता चल जाए कि मैं मर गया।
ये बात बिल्कुल ही तय थी कि अगर तुम ये ना सोचते कि मेरी मौत की बात सच है, तब तुम इतने यकीन से मेरी मौत के बारे में उस दुखद अंत को ना लिखते। पिछले 3 सालों में तुमको लिखने के लिए मैं हमेशा डरता था कि तुम मुझसे अपने लगाव की वजह से कुछ गलती ना कर बैठो, जिससे मेरा ये राज खुल जाएगा। इसलिए मैं आज शाम को भी तुमसे मिलकर वापस चला गया, जबकि तुमने मेरी किताबें गिरा दी थीं। मैं उस समय भी खतरे में था, और तुम्हारी थोड़ी सी भी जिज्ञासा और भावना मेरी पहचान कर लोगों का ध्यान खींच लेती, जिसका बहुत ही दुखद और ना सुधरने वाला परिणाम सामने आता। जहाँ तक माइनक्राफ्ट का सवाल है, मुझे उसे इसलिए बताना पड़ा कि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं उससे पैसा ले सकूं। लंदन के हालात इस समय ठीक नहीं है, और मारियार्टी ग्रोह के 2 बहुत ही ख़तरनाक आदमी जेल जाने से अभी भी बचे हुए हैं। मुझसे बदला लेने वाले मेरे 2 दुश्मन अभी भी आज़ाद हैं। मैं 2 सालों तक तिब्बत में घूमता रहा, और ल्हासा में आनंद लेते हुए मैंने कुछ दिन प्रमुख लामा के साथ भी गुजारे। तुमने नॉर्वे के सिगरसिन की असाधारण खोजों के बारे में पढ़ा, पर मुझे पक्का यकीन है कि तुमने अपने साथी की शायद ही कोई खबर पड़ी होगी। इसके बाद मैं पर्शिया से होकर मक्का पहुंचा, और थोड़ा ही पर रोचक समय खलीफा के साथ खार्टूम में गुजारा, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैंने विदेश कार्यालय में भी बात कर ली। फ्रांस के लिए वापस आते समय मैंने कुछ महीने कोलतार निकासी के रिसर्च सेंटर में भी बिताए, और जिसका संचालन मैंने दक्षिण फ्रांस के मॉन्टपेलियर की एक लैब में भी किया था। अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन और ये जानकर कि मेरा एक दुश्मन लंदन में है, मैं वापस जाने ही वाला था कि तभी पार्क लेन के इस खास रहस्य की खबर ने मुझे जल्दबाजी के लिए मजबूर कर दिया। इस खबर ने अपनी खासियत से मुझे लुभाया ही नहीं, बल्कि इसने मुझे कुछ खास निजी मौक़ों के लिए भी इनवाइट किया। मैं तुरंत ही लंदन आ गया, और बेकर स्ट्रीट से मैंने अपने लोगों से कांटेक्ट किया, जिसमें मिसेज हडसन पर तो दौरा ही पड़ गया। माइनक्राफ्ट ने मेरा कमरा और मेरे कागजात बिल्कुल उसी हालत में रखे थे जैसे कि वो पहले रखे थे। डियर वॉटसन, देखो, आज ठीक 2 बजे मैं अपने उसी पुरानी कुर्सी पर बैठा हूँ, और केवल यही चाहता हूँ कि मैं अपने पुराने साथी वॉटसन को दूसरी कुर्सी पर बैठा देखूँ, जिसकी वो अक्सर शोभा बढ़ाता है। यही वो खबर थी जिसे मैंने अप्रैल की उस शाम को सुना था। अगर ये खबर उस लंबे, अलग तरह के शरीर, सजग और जिज्ञासु शक्ल वाले आदमी के माध्यम से नहीं सुनाई जाती, जिसे मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं फिर से देखूंगा, तब ये एक ऐसी खबर होती जो कि मेरे लिए बिल्कुल ही भरोसे के काबिल नहीं होती। होम्स के बर्ताव से ये मालूम पड़ता था कि उसने मेरी पीड़ा को समझ लिया था, और उसकी करुणा शब्दों से ज़्यादा उसके बर्ताव में झलक रही थी। होम्स ने कहा, वॉटसन, काम ही दुख की सबसे बड़ी दवाई है, और आज की रात हम दोनों के पास एक छोटा सा काम है, जिसे अगर हम सफलता के परिणाम तक पहुंचा देते हैं, तब ये काम हमारे जीवन को इस दुनिया में पूरी तरह साबित कर देगा। मैं कुछ समझ नहीं सका, और मैंने उससे खुलकर बताने के लिए कहा। होम्स ने कहा, तुम सुबह से पहले काफ़ी कुछ देख और सुन पाओगे। हमारे पास बातचीत करने के लिए अतीत के 3 साल हैं। 9:30 बजने दो, तभी हम उस खाली मकान के रहस्य पर बातें शुरू करेंगे। जब मैंने खुद को घोड़ा गाड़ी में उसके पीछे बैठा हुआ पाया, मेरी रिवॉल्वर मेरी जेब में थी, और दिल में एक्साइटमेंट भरा हुआ था। तब ये वक्त वाकई उन पुराने दिनों की तरह ही लग रहा था। होम्स बिल्कुल शांत और सीधा बैठा हुआ था। जैसे ही सड़क पर लगे खंभों की रोशनी उसके सीरियस चेहरे पर पड़ी, तभी मैंने देखा कि ख्यालों में डूबे होने की वजह से उनकी भौहें सिकुड़ गई हैं, और उनके पतले होंठ दबे हुए हैं। मैं ये तो नहीं जानता था कि लंदन में गुनाहगारों के घने जंगल में हम किस जंगली जानवर। तो आगे की कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। शर्लॉक होम्स की अगर आपने पहली स्टोरी अभी तक नहीं सुनी है, तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर सुनिएगा।